क्या लिख देता हूँ? 8वां केस इंटरेस्टिंग केस है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक्सरसाइज अमीनोरिया इंड्यूस कर सकती है। जहां तक मुझे लगता है ये सब आपके माइंड में नहीं आया होगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही पॉइंट की बात है। दो तरह के पेशेंट ऐसे हैं जो आपके पास आएंगे, और जब आप उनकी हिस्ट्री लोगे, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, आप देखोगे कि हिस्ट्री नॉर्मल, क्लिनिकल एग्जाम नॉर्मल, और इन्वेस्टिगेशन आप नॉर्मल। तब आप उनसे कहोगे कि कोई स्पेसिफिक काम जो आप करते हो जिस वजह से मैं कनेक्ट कर सकूं, कोरिलेट कर सकूं कि आपको पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है वो बोले मैं एथलीट हूं, या हो सकता है वो फीमेल कहे मैं कीन डांसर हूं। कीन डांसर का मतलब होता है बहुत ही ईगरली, बहुत ग्रीड होती है डांस करने की। जरा सा कोई फंक्शन देखा, रात रात भर डांस कर रहे हैं, क्लब में चले गए वहां डांस कर रहे हैं। कोई छोटे मोटा किसी ने डिमांड कर ली कि भाई जरा थोड़ा सा डांस करके दिखाओ, वहां डांस कर लिया। और बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नस, बहुत ज्यादा वाला। तो कीन डांसर का जो स्पेशल मीनिंग होता है वो ये होता है। सेम टू सेम क्या होता है एथलीट के साथ होता है। एथलीट, एथलीट भी आप जानते हो कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, और कितना कठिन कठिन वो गेम खेलते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं। तो ये जो दो लोग हुए, एक कीन डांसर और दूसरे हो गए एथलीट। ठीक है, कीन डांसर एंड एथलीट। इन दोनों को जो इम्यूनोरिया होगा, अगर ये दोनों फीमेल आपके पास आपके क्लिनिक पे कंप्लेन लेके आती है, इनकी मदर इनके साथ आती है, वो कंप्लेन लेके आती है कि अभी तक मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को मेंसेस नहीं आए हैं, तो दीज टू फीमेल कैटेगराइज्ड अंडर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमिनोरिया। ठीक। तो ये जो केस 8 मैंने लिखा यहां पर, इसका ये नाम है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमिनोरिया भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जानते हैं क्यों? आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ। अभी आप जितने कोर्स पढ़ के आए हो अपने स्टूडेंट लाइफ में, और यहाँ भी जो मैंने आपको कोर्स पढ़ाए, हार्मोनल भी थे, साइकेट्रिक कोर्स भी थे, बट आपको ये अंदाजा था क्या दो तरह के पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमिनोरिया हो सकता है? कभी ऐसा आप सोचे थे? मैं आपसे इसलिए पूछूंगा, पहले से मालूम था तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर आपके लिए, और नहीं मालूम था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट पे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब आप डायग्नोसिस बनाना चाहते हो तब आपका माइंड उधर जाएगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से तो पूरे बॉडी के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, एपेटाइट इंप्रूव होती है, स्किन पे ग्लो आता है, शाइन करती है स्किन, हेयर फॉल कम हो जाता है। और मेल में खैर थोड़ा उल्टा भी हो सकता है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर गया, उसी टेस्टोस्टेरोन से बनता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये हेयर फॉलिकल से इसकी दुश्मनी होती है। जिसकी बॉडी में डीएचटी लेवल ज्यादा होगा उसके हेयर फॉलिकल डैमेज होते चले जाएंगे, हेयर फॉल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के रूप में दिखाई देगा। एनीवे वो एक अलग टॉपिक है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमिनोरिया। तो अब चूंकि आपको पता लग गया कि केस 8 में एक तो कीन डांसर को ऐसा हो सकता है, मतलब जो बहुत ईगरली और बहुत ही ज्यादा कठिन वाला डांस करती है, ठीक, जिसमें पूरी बॉडी का बैंड बज जाता है। और दूसरा एथलीट का नाम तो आप जानते ही हैं। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो उस पे आते हैं। स्पेसिफिक केस है, इसमें जाहिर सी बात है कि ना तो फैमिली हिस्ट्री है, ना क्लिनिकल एग्जाम में कोई कमी है, ना इन्वेस्टिगेशन में कोई इशू है। तो जाहिर सी बात है कि दवा का तो बहुत कम रोल होगा, डाइट का रोल ज्यादा होगा इसमें। तो ट्रीटमेंट देखते हैं कि आप इसको कैसे
ठीक कर सकते हो अगर इस तरह की कोई पेशेंट आती है तो। यहाँ कोई सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो हिस्ट्री मिलेगी आपको वो मिलेगी हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। हैवी फिजिकल एक्सरसाइज हिस्ट्री में। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो रीजन बन रहा है इसकी मिनोरिया का, ये इसको कट डाउन कर दो। कटिंग डाउन द कॉज। तो आपने देखा यहाँ पर एक्टिविटी कम करनी है उसकी। अगर वो जिम में सुबह दोपहर शाम 3 बार जाती है, या डांस अलग अलग फंक्शन अटेंड करती है, सुबह में कहीं और प्रोग्राम है वहां डांस करना है, दोपहर में कहीं और डांस करना है, इवनिंग में कहीं और, नाइट में कहीं और, तो ये जो बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज उसकी बॉडी को झेलनी पड़ रही है, उसको आप कट कर दो और उसको बता दो कि अगर आपको प्रोफेशन बनाए रखना है, आपको अपना पैसे के चक्कर में पड़े रहना है, बस पैसा पैसा पैसा, तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेंसेस नहीं आएंगे, बात खत्म होती है यहाँ पर। बट अगर आप मेरा सजेशन मानो, मेरी एडवाइस मानो, तो इसका इलाज सिर्फ एडवाइस से होगा। सिम्टोमेटिक थोड़ा सा दवाइयां लिख देना, क्योंकि आजकल पेशेंट के माइंड में ये रहता है कि यार ये कैसा डॉक्टर है, 500 रुपये फीस भी ले लिया और खाली बातों बातों से समझा बुझा के वापस भेज दिया, लगता है इसको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे पेशेंट को लगता है। तो वहां आप सिम्टोमेटिक में मल्टीमिनरल मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। M2 टोन सीरप एक आता है बहुत अच्छा, इसका चरक का M2 टोन, ठीक है, ये सीरप है। इसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिला सकते हो। पेशेंट को साथ में पिंटॉप DSR वगैरह दे सकते हो, ठीक है, एपेटाइट स्टिमुलेंट कोई दे सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा लिखना जरूर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिससे उसके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं इन सब का रोल है यहाँ पर। लेकिन मेन जो आपका निशाना होगा, जो मेन टारगेट होगा, वो कट डाउन द हैवी एक्सरसाइज। और इसको लिए आप उसको जो समझाओगे, मेहनत करोगे, उसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। ठीक है, तो केस नंबर 8 की ट्रीटमेंट काउंसलिंग से होगी, दैट्स ऑल। केस नंबर 9 पे आते हैं। केस नंबर 9। केस नंबर 9 में जो पहला केस था, अगर आपको याद होगा, जिसमें मैंने पढ़ाया था हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, यानी प्रोलेक्टिन लेवल बहुत हाई, विद या विदाउट गैलेक्टोरिया, ये पहला केस था, आप उसको रीड कर लेना। मैं चारों पार्ट को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ऐप पे जाके आप देख लेना दोबारा से। तो जो पहला केस था उससे जुड़ा हुआ है ये। केस नंबर 1 था पिट्यूटरी एडिनोमा, हमने रूल आउट किया था, पेशेंट का CT और MRI कराया था पहले केस में। क्यों कराया था? क्योंकि उसका जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मगर जो पिट्यूटरी एडिनोमा का पेशेंट होगा उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, इतना ज्यादा। तो प्रोलैक्टिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप लोगों में से काफी लोगों का सवाल था, सर इसका लेवल होता कितना है? तो लेवल के लिए एक अलग क्लास होगी, जिसमें सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल, ठीक है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद RDW लिखा होता है जो। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं नाम लूंगा तो रात बीत जाएगी। तो वो जो लेवल की बात है, अगर तो वो लेवल और उनकी वैल्यूज, मिनिमम कितनी मैक्सिमम कितनी, वो हम अलग कभी किसी क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लो कि जो पहला केस था उसमें सिर्फ इतना लेवल बढ़ा हुआ था, थोड़ा बढ़ा हुआ था। फिर आपने CT कराया था, MRI कराया था, और ये निगेटिव था, CT MRI निगेटिव था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान के चलो डबल ट्रिपल बढ़ा हुआ PRL अपनी वैल्यू से। और जब ऐसा हो तो आप उसको CT MRI के लिए भेजिए। तब आप क्या देखेंगे कि CT MRI कराने पर पेशेंट को डायग्नोसिस में ट्यूमर्स आ रहे हैं। और ये ट्यूमर्स की जो लोकेशन होगी, साइट के कहाँ पर है ये ट्यूमर, तो ये होगी P4 पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी में होगी, लेकिन ये CT MRI से ही नजर आएंगे। ग्रॉस
इसको नहीं देखा जा सकता। मैक्रो लेवल के बड़े बड़े ट्यूमर नहीं होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं, तो ये माइक्रो लिख दिया हमने। और ग्लैंड जो सिक्रेशन करती हो कोई भी, ग्लैंड या ग्लैंड जैसी एनाटॉमिकल कोई स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा एक एब्रिविएशन यूज करते हैं? अगर आपको याद होगा तो एडिनो, मैंने आपको बताया था जहां भी एडिनो लगा हो समझ जाना कि ये जो चीज है या तो खुद ग्लैंड है या इसका फंक्शन ग्लैंड जैसा हो गया है। तो जहां भी ग्लैंड या ग्लैंड जैसा फंक्शन वाला कुछ मौजूद होगा वहां एडिनो लिखा जरूर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि बहुत छोटे छोटे ट्यूमर होते हैं जो पकड़ में आते हैं सीटी से या एमआरआई से, तो माइक्रो। और चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में है तो एडिनो। और ट्यूमर के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है? ओमा। ट्यूमर में अगर हमें ट्यूमर बोलना है तो ये ट्यूमर तो जनरल लैंग्वेज हो गई ना, अगर हम प्रोफेशनली बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? ओमा लगाएंगे ना। तो देखो आपने क्या किया, बीमारी के नाम से ही इसका पूरा टर्म बना दिया। तो इसलिए इस तरह के ट्यूमर को जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसमें सीटी और एमआरआई करने से पकड़ में आता है, और जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, और जिसमें छोटे साइज के ट्यूमर होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो एडिनोमा। बात समझ में आ गई होगी। तो पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा की वजह से जो ये प्रोलैक्टिन बढ़ा, इसी को बोलेंगे प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन लिखो फिर उसके आगे ओमा लगा दो, ठीक, इसे बोलेंगे माइक्रो एडिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा। तो सीटी और एमआरआई से पता लगेगा, ठीक है ना। अब इसका क्या इलाज होगा? तो केस 9 का इलाज आप इनिशियल लेवल पे कर सकते हो। केस 9 ट्रीटमेंट इनिशियल लेवल पे बिल्कुल इलाज कर सकते हो आप। जो ब्रोमोक्रिप्टीन की टैब आपने एक टाइम दी थी वहां पर, टैब ब्रोमोक्रिप्टीन 2.5 mg, ये आपने वहां दी थी एक टाइम, तो यहाँ दोगे आप सुबह शाम एक एक, या फिर इसको डबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2.5 mg बीडी या 5 mg बीडी रहेगी दोनों ही टाइम। लेवल अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करो। आप इसका ट्रीटमेंट रखो एटलीस्ट 15 डेज, और 15 डेज में उस लेवल को जरूर चेक करना, प्रोलैक्टिन लेवल कराना 15 दिन, और ये देखना कि आपका जो फॉर्मूला है ये प्रिस्क्रिप्शन काम कर रहा है। अगर आपको लगे यार लेवल तो उतना ही बना हुआ है, 15 दिन हो गए बंदे को दवा खाते हुए, सुबह और शाम टैबलेट लेते हुए, बट लेवल तो वही का वही है, तो अगर ऐसा लगे कि काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको यहाँ पर सर्जन को रिफर करना पड़ेगा। कौन से सर्जन को रिफर करेंगे? न्यूरो सर्जन, ठीक है। इफ नो, तो 15 दिन का आपने ट्रीटमेंट दिया और 15 दिन में उसको रिजल्ट नहीं मिले, तो यहां मैंने लिखा इफ नो रिस्पॉन्स, तो इसको आप रेफर कर दो चुपचाप। बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कल को पेशेंट आपको बदनाम करेगा, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इलाज कराने आई थी, इन्होंने मुझे सच्चाई नहीं बताई। थोड़ा सा 15 दिन का ट्रीटमेंट देके देखो, लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर न्यूरो सर्जन, ठीक। ये ये इसका ये इनिशियल ट्रीटमेंट, और नो रिस्पॉन्स तो न्यूरो सर्जन। केस 9 हो गया। 10वां और 11वां केस थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। 10वें केस का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक क्लास होगी बाकायदा। केस 10 होगा आपका, किसी दिन इसको अलग से पढ़ाएंगे, टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट, ठीक है। तो दो तरह के पेशेंट आ सकते हैं केस 10 में आपके पास। एक टर्नर सिंड्रोम, पहले से आप जानते हो, इसकी जो कैरियोटाइप होता है एक्स ओ होता है, और दूसरा होता है कि गोनेट्स बने ही नहीं है। थोड़ा सा टर्नर सिंड्रोम में होते हैं
स्ट्रीक गोनेट्स दूसरे वाले में होते ही नहीं है, जिसको बोलते हैं गुनेडल आजेनेसिस। गुनेडल आजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें हम एस्ट्रोजन देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, काफी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। तो टर्नर सिंड्रोम का ट्रीटमेंट ये बड़ी अच्छी स्पेशल अलग क्लास होगी, काफी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा ट्रीटमेंट। तो ये आप केस एक रिजर्व कर लो, मैं भी आपकी एक लिस्ट बनवा दूंगा कि कौन कौन से जो केस है इसमें से ऐसे हैं जो पार्टिकुलर एक टॉपिक लिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के टॉपिक हैं वो अभी मैं लिस्ट बनवा दूंगा। अब लास्ट केस बचा, केस 11। उसको हम कहते हैं जेनाइटल टीबी। इनफर्टिलिटी में भी आप इसको पढ़ोगे, बहुत जबरदस्त चीज होती है। तो इसका जो एबिनोरिया के लिए टेस्ट करते हैं, जेनाइटल टीबी को डायग्नोस करने के लिए बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको पता करने के लिए मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट ये होता है, पूरा लिख जा भाई, इसको बोलते हैं टीबी श्योर टेस्ट। ये आपको कराना पड़ेगा टीबी, ये इसी ब्रांड नेम से ही करा जाता है, ठीक है। इसका टेस्ट का ही नाम होता है, इसलिए मैंने यहाँ अपोस्ट्रॉफी लगा दे रहा हूँ, समझिए ना। जैसा इन दोनों ऊपर के कॉमों का क्या मतलब होता है, जैसा जो नाम है वैसे ही उठा के रख दिया हमने। ये जो टीबी श्योर टेस्ट है, ये CMI पे बेस्ड होता है, ध्यान रखना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, और कोई बीमारी कोरिलेट कर सकते हो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे बेस्ड कोई टेस्ट और होता हो? वो भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, कोड कहते हैं जिसे, क्लेप्रोजी। उसमें लेप्रोमिन टेस्ट होता है, याद है ना। वो भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे बेस्ड होता है, जिसे हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो है टीबी श्योर टेस्ट होगा केस 11 में। और जाहिर सी बात है, एंटी ट्यूबरकुलर इसमें ड्रग दिया, इसका ट्रीटमेंट तो हर टीबी का एक ही ट्रीटमेंट है, ATT, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ATT। चाहे वो जेनाइटल टीबी हो, चाहे वो स्पाइनल टीबी हो, पॉट्स स्पाइन कहते हैं जिसे, चाहे वो स्किन की टीबी हो, चाहे वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, एनी टाइप ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट तो वही रहेगा ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वही है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोई दूसरा थोड़ी है। तो सेम ट्रीटमेंट, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो दीज वर टोटल 11 कॉज एंड दियर ट्रीटमेंट। अब मैं एक लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं, ऐसे ऐसे केस हैं जिनके लिए प्रॉपर एक अलग से मैं आपको बताऊंगा। पहला केस, पहले आप यहाँ से शुरू करिए अपनी प्रैक्टिस। तो केस 1, ओके, आने वाले टाइम में कभी इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा होता है कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये दूसरा केस हो गया, कंजेनाइटल हाइड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, कब पढ़ाऊंगा ये बात की बात है, ठीक है, वो अलग से आपको पढ़ने मिलेगा। तीसरा, ये तो खैर जानी पहचानी बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, थर्ड केस PCOD। तो इसको भी अलग रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो इस पूरे PCOD का ट्रीटमेंट आपको सीखना है, नहीं सीखोगे तो इलाज नहीं कर पाओगे। चौथा, टर्नर सिंड्रोम, ये फोर्थ केस है, थर्ड केस है, सेकंड केस है, फर्स्ट केस है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम, इसका पूरा ट्रीटमेंट स्पेसिफिक क्लास में पढ़ना आप, गोनाडल एजेनेसिस का भी इसी में पढ़ा दूंगा, क्लियर।
और पांचवा था जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, जेनाइटल टीबी। ये फिफ्थ केस है। तो इसका तो ऑलरेडी सेम ट्रीटमेंट है, वही एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा और काफी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो भी समझाऊंगा, ताकि आप प्रॉपरली पेशेंट को या तो एडवाइस दे सको या ठीक कर सको। यहाँ तक बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहला लेक्चर लिया उसमें कुछ सीखा, फिर दूसरे लेक्चर में कुछ सीखा, फिर तीसरे में और चौथे में। अब इसको हम समराइज करके एक सिंगल पेज पे एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर ले रहे हैं कि वो याद रहे, क्योंकि ढेर सारी बातें याद रखना मुश्किल होता है। बट चार पॉइंट अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि पहली विजिट जब आपके पास पेशेंट करे, तो पहली ही विजिट में उन चार पॉइंट को फोकस करके आप 90% नहीं तो 80% डायग्नोसिस बना पाओगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा इन चारों पार्ट 1 2 3 4 को कंबाइन मर्ज करके एक निचोड़ निकालते हैं, नींबू और संतरे की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं जूस में क्या निकल के आया। तो यहाँ आते हैं एक समरी पे हम। ठीक है, ठीक है, ये लेते रहना अपना स्क्रीनशॉट वगैरह। तो फोर यानी कि चार इंस्टेंट येलो कलर ले रहे हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया। ठीक है, ये चार पॉइंट आपको याद रखने, A B C D करके। आप बॉडी मास इंडेक्स निकालो पहले। आजकल तो एप्लीकेशन आ रही है गूगल प्ले स्टोर पे, ढेर सारी BMI एप्लीकेशन बढ़िया बढ़िया मौजूद है। कुछ नहीं करना, बट पेशेंट का वेट डालो, हाइट डालो, अपने आप निकाल के दे देगी आपको। तो उसका जो वेट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है कि गड़बड़ है, उसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप देखिए पहले। दूसरा पॉइंट, उसके ब्रेस्ट पे एंट्री करते ही एक तीखी नजर डालिए। मान के चलिए लड़की अकेली आ रही है तब भी, और लड़की माँ के साथ आ रही है तब भी घूर के देखना है, तो डॉक्टर को परमिशन होती है घूर के देखने की। नॉर्मली आप जनरली रास्ते में, यूजुअली रास्ते में आप देखोगे तो गंदे इंसान कहलाओगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने चैम्बर में हो और आप एक, जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हो, तो वहां जो आप घूर रहे हो वो डायग्नोसिस के लिए घूर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट का स्टेटस देखना है। और ये जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है पुबर्टी आने पर, इसको मैंने पुबर्टी वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप उसको ऐप से पढ़ सकते हो, राइट। तीसरा, क्यूबिक हेयर का स्टेटस, इसकी भी ग्रेडिंग होती है, और इसकी ग्रेडिंग भी मैंने सेम पुबर्टी वाले टॉपिक में कवर की हुई है, वहां से आप रिवाइज कर लो। और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टेटस, इसको मैं भी बता दे रहा हूं आपको। ये चार डायग्नोस्टिक पॉइंट है, बहुत ही इंस्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट। अगर आप इन फोर को छोड़ के चल रहे हो, तो मान लो आप गायनी की प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, कौन सी वाली विजिट पे करना है आपको, ये फर्स्ट विजिट पे। बाकी ये जो लिखा हुआ है इसको तो आप पढ़ ही सकते हो, आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, इसको एक एक करके समझो। वेट फॉर हाइट स्टेटस में आपको चार चीजों का पता लगेगा। अंडरवेट, अंडर न्यूट्रिशन, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर आप BMI निकाल लेते हो पेशेंट का, तो चार में से कोई ना कोई डायग्नोसिस आपको मिल जाएगी। डेबिलिटेटिंग डिजीज, ऐसी डिजीज, डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी क्रोनिक है और पेशेंट को धीरे धीरे उसने इतना कमजोर कर दिया कि पहले उसका फोटो देखोगे तो वो पेशेंट ही बताएगी, सर मैं पहले बहुत अच्छी थी, आप सर ये देखिए मेरा फोटो इंस्टाग्राम पे के फेसबुक पे कितनी बढ़िया लग रही हूँ, और अब देखिए मैं कैसी हो गई हूँ। तो एक ऐसी बीमारी जो इंसान का पूरा हुलिया ही बदल दे, इतनी खराब बीमारी, और इतना वीक कर दे, कमजोर कर दे, ना खाते अच्छा लगे, ना पीते, ना दुनिया में रहने का मन करे, ना कहीं फंक्शन में जाने का मन करे, तो बड़ी ही खराब कंडीशन हो जाए। दैट डिजीज इज नोन एज डेबिलिटेटिंग डिजीज। ये आप इसको पता कर सकते हो। ओवरवेट है या अंडर वेट है, ये सब आपको BMI से मिल जाएगा। तो कशिंग सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है और PCOS का, वो ओवरवेट ही होता है मोस्टली। ये सारी जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो ना, इस पे 80-20 रूल जरूर लगाए रखना। 80% करेक्ट मिलेंगी ये चीजें, 20% एक्सेप्शन। अब दूसरी बारी आती है
ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेटस की, तो इसको समझ लो। बाकी पुबर्टी वाले टॉपिक पे कवर्ड है, वहां से देख लेना। ठीक, क्या स्टेटस है, पुअर डेवलपमेंट हुआ है या एब्सेंट है, ये आपको देखना है। बोन एज जो होती है वो एक सही रियल एज बताती है। बोन एज बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए जब आप एफएमटी पढ़ के आए होगे फॉरेंसिक मेडिसिन, उसमें एक चैप्टर होता है थेनेटोलॉजी, यानी डेथ की और डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन। तो कैसे डेथ हुई, थेनेटोलॉजी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी, ये सब चैप्टर वहां होते हैं। तो बोन एज वहां निकाली जाती है पेशेंट की उम्र पता करने के लिए, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो। बार होता नहीं है, इंसान को मार के किसी ने दफन कर दिया, वो गल गया, सड़ गया, हड्डियां मिली सिर्फ, या कहीं वो डूब गया, या शेर ने खा लिया, एक हड्डी बस पड़ी मिली उसकी, उसी से उसका सब कुछ निकालना पड़ता है, वो सब एक अलग साइंस है, आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी आपने पता कर ली, क्यों, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट से आपने वो टेस्ट लिख दिए, कौन से लिखोगे मैं बताऊंगा अभी। क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज यहाँ भी पता लग जाएगी, गोनेडल डिजेनेसिस का पता लग जाएगा। अगर आपने देखा कि जो फीमेल एंट्री की, उसका जो ब्रेस्ट का स्टेटस है वो नॉर्मल है, या बहुत ही गुड ब्रेस्ट है, अच्छे साइज की है, तो लुक फॉर प्यूबिक हेयर स्टेटस। तो यहाँ पर आप प्यूबिक हेयर पे आ जाइए। अब आपको फीमेल है, फीमेल डॉक्टर है, तो किसी उसकी जरूरत नहीं है अटेंडेंट की। लेकिन अगर मेल डॉक्टर है तो इट इज प्रोटोकॉल कि आप किसी फीमेल का अकेले में एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, इट इज गैर कानूनी, इलीगल। तो आपको एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी, फीमेल अटेंडेंट की, जैसे किसी नर्स को बुला लिया, या आपके यहाँ कोई स्टाफ लेडीज है काम करती है, उसको खड़ा कर लिया वहां एग्जामिनेशन टेबल के पास, उसकी मौजूदगी में आप करिए अगर मेल डॉक्टर है। फीमेल को ऐसे ही अलाउ है। कंसेंट पेशेंट की जरूर लेना है कि चलिए लेटिए, कपड़े निकालिए, मैं देखना है आपको। प्यूबिक हेयर स्टेटस में तीन बातों पे, या तो नॉर्मल होंगे, या बिल्कुल गायब होंगे, या बहुत ज्यादा हो गए होंगे। तो अगर नॉर्मल है तो कौन सी बीमारी से हो सकते हैं, एब्सेंट यूट्रस में भी नॉर्मल मिलेंगे, परफोरेट हाइमन नहीं है, इम्परफोरेट है तब भी नॉर्मल मिलेंगे, हाइपोथैलेमिक एंड ओव्यूलेशन एक अलग टॉपिक है, उसकी वजह से भी हेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, पेशेंट का बीएमआई नॉर्मल, फिर वो आपने ब्रेस्ट देखी तो ब्रेस्ट भी नॉर्मल, फिर आपने प्यूबिक हेयर देखे तो प्यूबिक हेयर भी नॉर्मल। ठीक, तब आपको हाइपोथैलेमिक इनोवुलेशन पे जाना पड़ेगा। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ये अलग चीज है। अगर प्यूबिक हेयर बहुत बिखरे हुए छोटे छोटे बहुत डिस्पर्स टाइप के हैं, या एब्सेंट है ही नहीं, ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहलाता है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं आपको केस में। अगर एक्सेस प्यूबिक हेयर मिल रहे हैं तो कशिंग सिंड्रोम हो सकता है, CAH हो सकता है, कंजोनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वायरलाइजिंग ट्यूमर। ठीक, एड्रीनल वायरलिज्म बोलते हैं, टॉपिक होता है एड्रीनल वायरलिज्म, गूगल कर लेना, पढ़ लेना। उसकी वजह से, ये ट्यूमर की वजह से प्यूबिक हेयर बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये आप पता कर सकते हो प्यूबिक हेयर का स्टेटस। ये 4 पॉइंट है, राइट, 3 पॉइंट तो हो गए ना। बीएमआई निकाला आपने, ब्रेस्ट को देखा, प्यूबिक हेयर को देखा। अब चौथा होता है एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ऑब्जर्व किया, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, ऑब्जर्व किया। पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है, इम्परफोरेट हाइमन, इम्परफोरेट हाइमन, IH लिख दिया मैंने। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है जो पेशेंट आई है, आप जब उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया वॉच कर रहे थे तो आपने देखा कि जो फीमेल है उसका जो क्लाइटोरिस है वो बहुत एनलार्ज है, इसे बोलेंगे हम एनलार्ज क्लाइटोरिस। और ये क्यों होता है, एंड्रोजन एक्सेस की वजह से। एंड्रोजन एक्सेस की वजह से। ठीक, तो दूसरा आपको हो सकता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ये दिख जाए, तो आपको ऐसी आइडिया मिल जाएगा ना, एनलार्ज क्लाइटोरिस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, रे इसके मेल हार्मोन बढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर
पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो कम सीक्रेट हो रहे हैं, या उसका जो लेवल है वो कम है। तो जो वल्वा होगी फीमेल की, वल्वा, ठीक है, वो इन्फेंटाइल टाइप की होगी, बच्चों जैसी, इन्फेंटाइल वल्वा। बाकायदा आपको देखने मिलेगा, आप जाइए जरा प्रैक्टिस शुरू करिए, देखिए देखने मिलेगा। तो तीन चीजें हो सकती हैं एक्सटर्नल जेनिटेरिया को वॉच करते टाइम। पहला, इम्परफोरेट हाइमन देखने को मिल सकती है। सेकंड, क्लाइटोरिस आपको एनलार्ज मिल सकता है, आप समझ जाइए एंड्रोजन हार्मोन बढ़े हुए हैं। थर्ड, वल्वा इन्फेंटाइल जैसी हो सकती है, तो इसका मतलब पिट्यूटरी से हार्मोन कम आ रहे हैं। तो देखने से ही आपको डायग्नोसिस का काफी अच्छे से क्लूज मिल जाएंगे, काफी अच्छे से पॉइंट्स, हिंट्स मिल जाएंगे कि हमें क्या करवाना है। अब चूंकि ये सब आपने समझ लिया, कौन कौन से आप टेस्ट करा सकते हो एक ही बार में, मैंने आपसे कहा था ना, पार्ट 1, 2, 3, 4 जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको सिंगल, एक ही बार में सारे टेस्ट लिखने का तरीका बता दूंगा। क्योंकि ऐसा करोगे, दो टेस्ट आज लिखे वो नॉर्मल आए, फिर आपने दूसरे दो टेस्ट लिख के भेज दिया, फिर दो टेस्ट तीसरे दिन लिख के भेज दिया, पेशेंट आपसे भाग जाएगी, कहेगी यार ये तो रोजाना ही चेकअप करवाते हैं, तो पता नहीं डॉक्टर है क्या है, हर रोज एक चेकअप लिख देते हैं। तो पेशेंट इरिटेट होता है। तो हमें करना मजबूरी में ये है कि एक बार में उसको मैक्सिमम जो पॉसिबल डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, आप पहले ये 4 पॉइंट पे एग्जामिनेशन कर लेना, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब आपको कुछ क्लूज मिल जाएंगे, हिंट्स मिल जाएंगे, उसी पे बेस्ड आप टेस्ट लिख देना, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो कौन कौन से आप करा सकते हो वो बता रहा हूँ। हाँ जी, एक तो आप कराइए पेशेंट का बेसिक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन, INV। तो प्राइमरी एमिनोरिया के लिए जो इन्वेस्टिगेशन आप एक बार में लिख सकते हो वो कहलाएंगी नॉन बेसिक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन। तो आप क्या करिए, एक तो आप कराइए कंप्लीट ब्लड काउंट, ये तो होना ही होना है, ठीक है ना। सेकंड, एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट, ये लिख दीजिए, जनरल हेल्थ के लिए आप पता लग जाएगा। USG होल एब्डोमन एंड पेल्विस, ठीक है, मेनली हमें ये देखना है मेनली, लेकिन साथ में होल एब्डोमेन भी लिख देंगे, शायद ऊपर से कुछ मिल जाए। तो पेल्विस को फोकस करना है, पेशेंट को बताना, या जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हों जहां आप भेजते हो पेशेंट को अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, उनको बता देना कि सर इस पे जब भी मैं अंडरलाइन करके भेजूं तो आपको प्रोब अच्छे से वहां रखनी है, और अच्छे से उसको विजुअलाइज करना है स्क्रीन पर, और अच्छे से डायग्नोसिस बनानी है। तो इससे में क्या मिलेगा, यूट्रस या तो प्रेजेंट होगा, यूट्रस ओवरीज, या फिर प्रेजेंट नहीं होगा। तो यूट्रस ओवरीज अगर प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन अगर है, तो हमें साइज भी देखना है, ये नहीं कि खाली प्रेजेंट है तो हम खुश हो गए कि नहीं यार यूट्रस भी है ओवरीज भी है। अरे क्या फायदा, छोटी छोटी है अगर है, ठीक, तो वो किसी काम की नहीं होती है तो, मगर साइज नॉर्मल नहीं है, बहुत छोटा है, तो उसको तो आप रेमिनेंट मानो ना, अवशेष। तो सिर्फ होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, होने के बाद उसका साइज नॉर्मल है कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। साथ में आप लिखो उसी एक ही बार में उसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल, तो उसे सीरम TSH कहते हैं, पूरा लिख लो चाहो तो, सीरम TSH, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, सीरम TSH लेवल, ठीक है। ये लिखोगे आप हाइपोथायराइडिज्म दूर करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। दूसरा, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल इंपॉर्टेंट है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया रूल आउट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है लास्ट, सीरम FSH लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे क्या होगा, इससे कुछ फायदा मिलेगा, द आंसर इज यस, ठीक है, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर ये लो है तो क्या इंडिकेट करेगा, हाइपोगोनेडोट्रोपिज्म, हाइपोगोनेडोट्रोपिज्म, ठीक। और अगर ये हाई है,
तो क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट कर सकता है कोई दो कंडीशन, या तो टर्नर सिंड्रोम, या फिर गोनाडल अजेनेसिस। इतने बस आपको टेस्ट लिखने हैं, लेकिन पहले वो 4 पॉइंट जो बताए उसको बिल्कुल रट लो, चाट लो, घोल के पी जाओ, माइंड में रखना। प्रैक्टिस वाले दिन कोई भी पेशेंट आएगी एकदम से वो एग्जामिनेशन शुरू करना। आप अगर फीमेल डॉक्टर हैं, आप उससे कंसेंट लेके डायरेक्टली एग्जामिन करना शुरू कर सकते हो। आप अगर मेल डॉक्टर हैं तो एक अटेंडेंट रखिए फीमेल, उसकी प्रेजेंस में आप एग्जामिनेशन करिए, और उससे जो हिंट्स और क्लूज मिले उसके अकॉर्डिंग आप ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन लिखिए। और सबको लिख सकते हैं अगर आप चाहें, बट अगर आप कॉस्ट कम करना चाहें पेशेंट की, उसके पैसे कम करना चाहें, तो आप एग्जामिनेशन के बाद जो ज्यादा चांसेस लगे आपको कि यार इसको ये लग रहा है, तो पहले वही लिख लीजिए। तो कम टेस्ट कराएंगे तो पेशेंट भी खुश होगा। तो ये था स्पेशल टॉपिक जिसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे, समझ लोगे। एक स्पेशल टेस्ट होता है जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट का मतलब होता है कैरियोटाइप। क्या होता है? जब भी हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन तीनों हो जाए फेल, तीनों काम करने के बाद भी डायग्नोसिस ना बने, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। या तो पेशेंट को टर्नर सिंड्रोम कंफर्म है, या उसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है, जो बॉडी का वो चेंज करा लेते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि हिस्ट्री वर्क ना करे, फिर आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, कोई हिंट कोई क्लू नहीं मिला, फिर आपने सारी इन्वेस्टिगेशन लिखी तो इससे भी कोई हिंट कोई क्लू नहीं मिला, तब आप मजबूरी में कैरियोटाइप के लिए रिकमेंड कर सकते हो। ज्यादातर एमएस गायनियोप्स कराती हैं इसको। और इससे आपको इन दो के बारे में, या तो टर्नर सिंड्रोम इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, या फिर इसका जो कैरियोटाइप होता है वो XO होता है, बताया मैंने, या टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ठीक है, इसका जो है कैरियोटाइप नॉर्मल होता है। तो ये स्पेशल टेस्ट होता है, और ये आप मत कराना, ये आप रिफर कर देना। फिर अगर इतना सब कुछ करके भी पेशेंट की प्राइमरी अमीनोरिया की डायग्नोसिस ना बने, तो आप समझ जाना अब इसको कैरियोटाइप की जरूरत है, और ये हमारा काम है नहीं, हम मैडम को किसी को भेज दे रहे हैं। तो आप अपने टच में कोई ना कोई मैम जरूर रखना जो ऐसे केस हुआ करे, जो कि आपको लगे कि आपको नहीं हैंडल करना है या नहीं हैंडल करने चाहिए, वो आप हमेशा रेफर करिए। इससे पेशेंट भी खुश, आप भी खुश, ऊपर वाला भी खुश। ठीक है, और कोई आप पे केस वेस इलीगल वो भी नहीं होगा।